दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले भगवान तथागत बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीरदास जी, संत गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, संत गाडगे महाराज, साहूजी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी ऋषि मुनियों और महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सबसे पहले तो मैं आप सबको संत गाडगे महाराज जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे इस बात का बेहद दुख है कि एक बारीक सी बात है जिसको हमारे लोग पहली बात तो जानना नहीं चाहते, और जान भी लें तो उसको मानते नहीं। समाज के लोग संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं, संत गाडगे महाराज की जयंती मनाते हैं, ज्योतिबा फूले जी की जयंती मनाते हैं, सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं, संत कबीरदास जी की जयंती मनाते हैं, मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती मनाते हैं। लेकिन इन सारे महापुरुषों की बात को नहीं मानते। संत गाडगे महाराज जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, संत गाडगे महाराज ने जो स्वच्छता का अभियान आज मोदी जी ने कुछ साल पहले शुरू किया, संत गाडगे महाराज ने वो स्वच्छता का अभियान अब से 100 साल से भी पहले शुरू किया। क्या देश की किसी सरकार ने आज तक उसके बारे में पाठ्यक्रम में पढ़ाया है? संत गाडगे महाराज ने कहा कि भाई आप अंधविश्वास को मत मानो। मूर्ति पूजा को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ज्ञान पर, पढ़ाई लिखाई पर, स्वच्छता पर विशेष जोर दिया, पर हमारे लोगों ने उनकी ज्ञान की बात को माना ही नहीं। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की बजाय, दुनिया में तरक्की में अपने आप को हिस्सेदार बनाने की बजाय उसी पैसे को अपनाए रखना अपना एक वो बना लिया कि हमारे आने वाले बच्चे भी इसी काम को करें, और इसकी वजह से हम पिछड़ गए। क्या जज बनने का, कलेक्टर बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, ब्यूरोक्रेट बनने का, साइंटिस्ट बनने का, प्रोफेसर बनने का अधिकार हमारे इस धोबी समाज को, चमार समाज को, वाल्मीकि समाज को, खटीक समाज को, कोली समाज को, क्या इन समाज को ये हक नहीं? क्या हमारे लोगों को ये समझ नहीं आनी चाहिए? क्या हमारी बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को ये बात समझ नहीं आनी चाहिए कि दुनिया तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई, और हम अभी भी अपने जो पैतृक पैसा होता था उसी से जुड़े रहना पसंद करते हैं, और बच्चों को भी उसी से जोड़ना पसंद करते हैं। संत गाडगे जी ने अंधविश्वास खत्म करने की बात की, हम जाकर उसी लाठी को तेल पिला रहे हैं जो हमारे सर को बार बार फोड़ रही है। हम उन्हीं मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं जहां से हमारा शोषण करने वाले लोग और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं।
क्या हम अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? क्या कभी इस बात पर हम चिंतन कर रहे हैं कि 3500 साल तक वो कौन सी व्यवस्था थी जिसने हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से धार्मिक बंदिश लगाकर दूर रखा? 3500 साल तक हमारे लोगों को धार्मिक बंदिश लगाकर धर्मशास्त्रों में व्यापार करने से दूर रखा। वह कौन सी व्यवस्था थी जिसने हमारे लोगों को धन और संपत्ति इकट्ठा करने पर 3500 साल तक धार्मिक बंदिश लगा के रखा? वो कौन सी व्यवस्था थी जिसने हमारे लोगों के आगे बढ़ने के न केवल रास्ते बंद किए, बल्कि एक इंसान को जो मानवता का अधिकार होना चाहिए उससे भी लगभग 3500 साल तक वंचित रखा? उस सच को हमें जानना नहीं चाहिए? उस सच को जानने की बजाय जो कारण हमें गुलाम बनाकर रखे रहे, हम उन्हीं कारणों को और ज्यादा मजबूती दे रहे हैं। बड़े मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 3500 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपना पूरा जीवन बलिदान करके हमारे लोगों को इंसानियत का दर्जा दिया, हमारे लोगों को संविधान के माध्यम से मानव अधिकार दिलाए, मौलिक अधिकार दिलवाए, चुनाव लड़ने और लड़ाने का अधिकार दिलवाया, वोट का अधिकार दिलवाया, पढ़ने लिखने का आगे बढ़ने का अधिकार दिलवाया, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था करवाई। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से हमारे तरक्की के रास्ते खोल दिए। लेकिन वो जो तरक्की के रास्ते खुले थे, एक साजिश के तहत पिछले लगभग 40 सालों से वो हमारे तरक्की के रास्ते दोबारा से बंद कर दिए गए हैं। आप में से क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पिछले 2-3 सालों में जिसके बच्चे का किसी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ हो? अगर एक भी कोई है तो प्लीज हाथ उठाए, ताकि मैं कुछ आपको उसके माध्यम से बताना चाहता हूं। हो सकता है मेरी बात को आप समझें कि गौतम जी तो केवल भाषण देते हैं, लेकिन मैं केवल भाषण नहीं, समाज की सच्चाई आंखों के सामने रखकर आपकी आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हटाना चाहता हूं। क्या कोई है जिसका बच्चा पिछले 3-4 साल के अंदर कोई इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुआ? यह तो और भी ज्यादा दुख की बात है कि पूरे समाज में से हम लोग ये तो कह रहे हैं कि हमारा कहीं ना कहीं टिकट भी हो जाए। टिकट हो जाने से समाधान नहीं होगा। टिकट मांगना ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, वो भी जायज बात है, लेकिन क्या देश की तरक्की में हमें हिस्सा मिल रहा है? क्या हम अपने बच्चों को इस लायक बना रहे हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने? देश के लिए नीति निर्धारित कौन करते हैं? देश कैसे चलना चाहिए, लोगों का विकास कैसे होना चाहिए, उसके लिए क्या योजना बननी चाहिए, वो योजना कौन बनाता है? क्या योजना बनाने वाले लोगों में हमारे लोग हैं? आप पढ़ाओगे ही नहीं तो आपके लोग योजना बनाने वालों में नहीं आएंगे, और जब योजना बनाने वाले लोगों में हमारे लोग नहीं होंगे तो फिर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई अच्छी योजना नहीं बनेगी। अनफॉर्चुनेटली हम पता नहीं अपना आप को क्या समझने लगे हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं अब तो हम तरक्की कर गए, अब तो हम विकास हो गया, अब तो हम बराबर हो गए। कहां बराबर हो गए भाई? एक आदमी ऐसा नहीं बैठा जो जिसके बच्चे का किसी का इंजीनियरिंग में पिछले 5 साल के अंदर एडमिशन हुआ हो। क्या तरक्की है ये? मेडिकल में किसी का हुआ हो वो भी बता दे। आईएएस किसी का बच्चा बना हो, या जितने लोग बैठे हैं इनमें से कलेक्टर हो किसी का बच्चा, साइंटिस्ट हो किसी का, कहां खड़े हम? क्या कभी ये सोचोगे या नहीं कि दुनिया में तरक्की में हम लोग कहां खड़े हैं? क्या ये कभी सोचोगे या नहीं? दुनिया कहां से कहां जा रही है, हम कहां हैं, हम कहां तक पहुंचे? क्या सरकार बनाने में हमारी हिस्सेदारी नहीं है?
अगर सरकार को बनाने में हमारी हिस्सेदारी है और हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत को बनाने में हमारा निर्माण है, भारत के निर्माण में हमारे पुरखों ने अपने खून की कुर्बानी दी है, तो क्या भारत के विकास के हिस्से में हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए? ये कौन सोचेगा? क्या कभी इसमें समाज में चर्चा करते हो या नहीं करते? आज एजुकेशन को साजिश के तहत हमारे लोगों से छीन लिया गया है। सरकारी एजुकेशन सिस्टम को पूरे देश के अंदर ठप कर दिया। दिल्ली अपवाद है, चूंकि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने टोटल बजट का 25% खर्च कर सरकारी शिक्षा के स्तर को बेहतरीन बना दिया। लेकिन दिल्ली छोटी सी है और पूरा देश बहुत बड़ा है। पूरे देश में जो सरकारी स्कूलों के शिक्षा का स्तर ऐसा है कि वहां से पढ़ के बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। जहां 100 टीचर की जरूरत है, वहां 100 की बजाय अगर 20 टीचर होंगे तो क्या वहां बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या वहां से पढ़ के बच्चे कुछ बन पाएंगे? क्या उन बच्चों का कोई भविष्य बन पाएगा? तो कौन है वो जिसने ये सारी साजिश रची कि सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे कमजोर किया है और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज खुलवा दिए हैं? अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल हैं, या भारत के शहरों की अगर हम बात करें तो भारत के शहरों में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें मध्यम दर्जे के जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सारे खर्चे अगर जोड़ लिए जाएं तो एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर कम से कम 8 से 10 हजार रुपया महीना चाहिए। हर परिवार में 2 बच्चों को भी अगर मान लें तो 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 से 20 हजार रुपया महीना हर महीने चाहिए। और हमारे समाज के 95% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ ली जाए तो वो मुश्किल से 15,000 रुपया या 20,000 रुपया होगी। तो जिसके पूरे परिवार की इनकम 15 से 20,000 रुपया है, क्या वो अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा उठा सकता है? नहीं उठा सकता ना। तो क्या कभी इसके बारे में हमारे लोग सोचते हैं कि एक साजिश के तहत हमारे हाथ से एजुकेशन को छीन लिया गया है? पहले बच्चे प्राइवेट सरकारी से पढ़ के और डायरेक्ट कंपटीशन में बैठ के इंजीनियरिंग में, मेडिकल में सेलेक्ट हो जाते थे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते थे। लेकिन आज तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 लाख रुपया 1 साल की फीस है। सरकारी में 1 साल की, 4 साल का कोर्स है तो कम से कम 8 लाख केवल फीस। आने जाने का खर्चा अलग है और अगर हॉस्टल में रहेगा तो हॉस्टल का खर्चा अलग है, किताबों का खर्चा अलग है, खाने पीने का खर्चा अलग है। यानी कि 4 साल का कोर्स 12 से 15 लाख रुपया एक बच्चे को चाहिए। क्या हमारे समाज के 99% लोग 12 लाख रुपया खर्च करके बच्चे को इंजीनियरिंग करा सकते हैं, मेडिकल करा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करा सकते हैं, आर्किटेक्ट का कोर्स करा सकते हैं? हम कहां खड़े हैं दुनिया के कंपटीशन में? बात हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं, प्रोग्राम में लाखों रुपया भी खर्च करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा नहीं करते। अरे कम से कम जो बुरा रास्ता है, जो रास्ता आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करता है, उस रास्ते को तो छोड़ दो। हमारे लोग तो नशे की वजह से ही बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा ऐब पालने की जरूरत नहीं पड़ती। और तो और लोग बच्चे को, बच्चा कह रहा है मुझे ट्यूशन की जरूरत है, उसके लिए फीस चाहिए, मुझे कुछ कोर्स से लगा के कुछ किताबें चाहिए, मुझे अखबार लगाना है, मुझे मैगजीन लगानी है हर महीने पढ़ने के लिए। माँ बाप कहते हैं बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा के जागरण में 2-4 लाख खर्च कर देंगे। उससे क्या मिलना है मेरे भाई, बताओ ना। मेरी माताएं बहनें बेटे बताओ ना, उससे क्या मिलना है? उससे कुछ नहीं मिलेगा। मन पवित्र होना चाहिए, मन चंगा
तो कटोटी में गंगा। ना किसी जागरण की जरूरत, ना किसी मंदिर में जाके पूजा अर्चना की जरूरत। आप केवल सबके लिए अपने मन में अच्छे, सबके कल्याण की भावना रखो, सबका मंगल हो, सब लोग खुश रहें, सब खुशहाल रहें। इंसान अगर एक दूसरे के अधिकार को सुरक्षित रखे, एक दूसरे का मान सम्मान की इज्जत का ध्यान रखे और अपने माँ बाप की इज्जत करे, अपने बुजुर्गों को पूजे, संत गाड़ के महाराज को पूजे ना, हम उनको माला अर्पण करें ना। पूजा ही करनी है तो हम उनको करें, इसलिए नहीं कि पूजा से वो हमें कुछ दे देंगे, बल्कि इसलिए कि वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हम उनको पूजा अर्चना करके याद रखें कि उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ता दिखाया था, उसको याद करें। तो हम अपने पूर्वज, हमारे महापुरुष हुए हैं, हम उनकी पूजा करें, जो साक्षात पैदा हुए हैं, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए काम किया है, जिन्होंने पूरे दुनिया के अंदर बड़ा नाम किया है, हम उनकी पूजा करें और उनके बताए रास्ते पर चलें। निश्चित तौर पे हमारा कल्याण होगा, हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य बनेगा। तो पूजा किसकी? मतलब मां को तो आप रोटी नहीं दे रहे, मां भूखी है, लेकिन भंडारा कर रहे हैं। क्या ऐसे किसी भंडारे का फायदा है? अगर आपकी घर में आपकी खुद की मां भूखी बैठी है, उसको पानी दे नहीं रहे, इज्जत नहीं दे रहे, अपने दादा परदादा की इज्जत नहीं कर रहे, अपने समाज के महापुरुषों की इज्जत नहीं कर रहे, क्या इससे काम चलेगा? ऐसी पूजा की कोई जरूरत है? पूजा तो मैं समझता हूं इंसान की सेवा ही सही मायने में पूजा है। भाई कुदरत ने जातियां नहीं बनाई हैं, जाति चालाक इंसानों ने बनाई है। पूरे देश का आप निरीक्षण कर लीजिए, पूरी दुनिया का। अमेरिका में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, रसिया में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, कोरिया में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है। जाति केवल भारत और भारत के जो जहां से भारत के लोग बस गए आस पड़ोस में छोटे मोटे टापू पर, जो छोटे मोटे देश बन गए, केवल वहां जाति है, बाकी पूरे दुनिया में जाति नहीं। और जाति की जरूरत क्या है? ये बात सबको समझनी चाहिए कि जाति चालाक इंसानों ने बनाई है और केवल भारत में है, और जब तक जाति रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा। क्योंकि जिसका भी उत्पीड़न होता है दलितों में, पिछड़े वर्ग में, आदिवासी में, वो जाति की वजह से होता है, और वो उस जाति के गाली देके उसको मारते हैं। तेरी ये हिम्मत, जाति का नाम लेके कहेंगे तेरी ये हिम्मत, तेरी ये औकात कि तू हमारे बगल में बैठ सके। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, राजस्थान की अभी की घटना, इसी सप्ताह की। हमारे किसी दलित समाज के एक व्यक्ति ने किसी समारोह में खाना लेकर, जैसे सब लोग कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहे थे, साथ में बैठ के खाना खा लिया। इसी बात को की वजह से कि दलित होकर तेरी इतनी हिम्मत, तो हमारे साथ बगल में कुर्सी में बैठ के खाना खा रहा है, उसको मार मार के अधमरा कर दिया। क्या ये इंसानियत है? फिर काहे बात की पूजा कर रहे हो आप? ढोंग कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। किसी भगवान, देवी देवता, किसी महापुरुष ने ऐसा तो कोई मार्गदर्शन समाज का नहीं किया कि तुम किसी को जाति की वजह से उत्पीड़ित करो। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के बोलता हूं, मैंने जो कहा कि 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे 2025 तक, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये बात मेरी समझ में तो आ गई है। कोशिश कर रहा हूं पूरे देश में जा जाकर सबको समझ में आ जाए कि जातिगत उत्पीड़न उसका होगा जिसकी जाति होगी, और जाति से कभी किसी का भला हो नहीं सकता। अगर जाति छोड़ने से, उत्पीड़न से मुक्ति मिलती हो तो जितना जल्दी हो सके इस जातियों को छोड़ दो। इसलिए हमने नारा दिया है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। धोबी समाज के किसी व्यक्ति के खून के नमूने ले लो, आज ही ले लो, मेरा भी ले लो, कोली समाज का ले लो, खटीक समाज का ले लो, वाल्मीकि समाज का ले लो, और दुनिया की किसी बढ़िया से बढ़िया लैब में डीएनए की जांच करा लो। अगर रिजल्ट ये ना आए कि इनका डीएनए सबका एक है, इनके पूर्वज एक थे, इनका खून एक है, तो राजेंद्र गौतम की गर्दन काट के इसी मंदिर में लटका देना।
लेकिन अगर ये बात समझ आ रही है कि जाति किसी चालाक इंसान ने हमें बांटने के लिए बनाई है, क्योंकि हमारी संख्या इतनी है, हम अगर एकजुट हो जाएं तो किसी की ताकत नहीं है जो हमारा उत्पीड़न कर दे। फिर हमें किसी से टिकट मांगने की जरूरत नहीं, हम टिकट देने वाले बनेंगे। लेकिन इस सच को जानेंगे कैसे हम? इस सच्चाई को जान लो, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा जान लो। जो लोग हमारे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, कमजोर बच्चे हैं, उनको चाहे वो पैतृक पैसा हो या कोई और छोटा मोटा टेक्निकल हैंड, उनको ITI वाईटीआई करा के छोटा मोटा रोजगार का साधन उसका बनाएंगे। उसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी, फंड भी हम देते हैं, हमारा विभाग देता है। आप आइए, हम देंगे फंड, लोन देंगे, बिना किसी गारंटी के देंगे, कोई गारंटी नहीं लेंगे। लेकिन आओ तो सही। लेकिन जो बच्चा पढ़ने में अच्छा दिख रहा है, उसको बिल्कुल ही इस खानदानी पेशे से बाहर निकालो, उसको खूब अच्छे से पढ़ाओ। उसकी पढ़ाई में कहीं बाधा पैसे की वजह से आए, बताओ, हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा चंदा करके भी अगर उसकी फीस जमा कर देंगे, जब वो बच्चा बढ़ के कामयाब होगा, समाज को वापस लौटाएगा। उसके दिमाग में पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट होगा। लेकिन ये अंतर करना पड़ेगा। देश की सच्चाई को समझो दोस्तों। हमें छोटी छोटी जातियों में बांट के कमजोर करके रखा और टुकड़ों में शोषण करते हैं। आज इनको पीट दिया, ये चुप हैं, कल इनको पीट दिया, ये चुप हैं, परसों इनको पीट दिया, ये चुप हैं। सब सोच रहे हैं हम तो सुरक्षित हैं। अरे भाई, नंबर सबका आता है। आपने देखा ना, वो दो लोगों को इकट्ठा, धोबी समाज के लोगों को यूपी के अंदर गोली मारी ठाकुर ने, है ना किस्सा, ज्यादा पुराना नहीं है, लाइव वीडियो आई थी इसकी। क्या इन बातों से सबक नहीं लेना चाहिए? इस तरह की हत्याएं सारे हमारे गरीब समाज के लोगों की क्यों होती हैं? उत्पीड़न केवल हमारे गरीब समाज के लोगों का क्यों होता है? महिलाओं के साथ शोषण 99% हमारे गरीब समाज की बहनों के साथ क्यों होता है? क्या हम इंसान नहीं? क्या इंसान की श्रेणी में हम नहीं आते? क्या हमारी बहनें नहीं है? क्या हमारी इज्जत नहीं है? जो लोग हमारी इज्जत को तार तार करते हैं, उनको ये सबक मिल जाना चाहिए। ये समाज अब एकजुट हो गया है, इस तरह की हरकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो ये लोग सुधर जाएं, अगर नहीं सुधरेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देना हमारे लोग जानते हैं, और संवैधानिक तरीके से हम अपनी इस लड़ाई को लड़ेंगे। बाकी ये कर दो, वो कर दो, मंत्री, छोटी मोटी चीजें, इसके लिए यहां मंच पे भाषण में बोलने की जरूरत नहीं है। पर्सनली आके बताओ, साथ बैठेंगे, अपने समाज के विकास की योजना बनाएंगे, जो देना देंगे। ये छोटी मोटी चीज मांगना ये छोड़ दो बिल्कुल। सबको कह रहा हूं मैं, अपने लोगों को, ये तो हम बैठ के हमें करना है। सरकार में क्यों है हम? मंत्री क्यों हैं? अपने लोगों के लिए योजना बनाना, उनके विकास के लिए काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। एक लास्ट में एक बात और कहूंगा, ये जो वोट का अधिकार है ना, ये वोट का अधिकार इतनी आसानी से नहीं मिला है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान बना रहे थे, और संविधान में जब वोट के अधिकार पे उन्होंने जो बात रखी, और संविधान सभा में इस पे चर्चा हुई, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको मिलना चाहिए। कुछ लोग इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार इनकम टैक्स पे करने वालों के साथ साथ जो ग्रेजुएट हैं उनको मिलना चाहिए। कुछ लोग इस फेवर में थे जो बड़े उद्योगपति हैं और जमींदार हैं, केवल उनको मिलना चाहिए। सोच के देखो, अगर वोट का अधिकार केवल बड़े जमींदारों को, बड़े पूंजीपतियों को, इनकम टैक्स पे करने वालों को और केवल ग्रेजुएट को, इनको ही मिला होता, तो आज हमारे सारे समाज की क्या स्थिति होती? क्या कोई नेता हमारे घर आता? फिर क्या कोई हमारे लिए योजना बनती क्या? लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में अड़ गए कि वोट का अधिकार देश में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से हम देंगे, और लड़के उन्होंने दिलवाया। पर क्या हमने इस वोट की कीमत को समझा? कोई शराब के एक बोतल में ही वोट को दे रहा है, 5 साल झेल रहा है। एक बोतल में अपनी पूरी वोट देकर सरकार चुन दी, और वो सरकार में जो चुन के आया है वो जूते मारता है। फिर जो आपके हिस्से का पैसा, उस पैसे को खा जाता है। अगर आपके ऊपर 5 करोड़ का बजट है, आप पे खर्च करना है, उस 5 करोड़ में से आधे तो वो और अफसर मिलके ही खा जाते हैं, आपको मिलता नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपने या तो एक बोतल पे
या 1,000-500 रुपए पे अपने वोट दे दिया। लेकिन ध्यान रखें, जिस पैसे से या जिनके पैसे से वो आपकी वोट को खरीदता है, उन्हीं के हाथों वो पूरे देश को बेच देता है। इसलिए अपनी वोट की कीमत को समझो, पढ़ाई की वैल्यू को समझो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। और पढ़ाई के बिना दूसरा हमारे पास रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों पे तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम कोई व्यापार कर लें। हमारे पास तो एक ही रास्ता, किसी तरह बच्चे को अच्छे से पढ़ा दें। जो बच्चा पढ़ जाएगा वो अपना भविष्य अपने आप बना लेगा। इसी उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि जो मैंने आज बोला है आपके सामने, आप इसे भाषण के तौर पे नहीं लेंगे। आप इसको पूरे गंभीरता से सोते वक्त मेरे शब्दों को एक बार मन में याद जरूर करिएगा। और आपको जब आप सोते वक्त मन में याद करोगे मेरे शब्दों को, और उसके बाद लगे कि गौतम जी जो कह रहे थे वो सच है और सही है, हम सब के लिए कल्याणकारी है, तो प्लीज फिर मेरी बात को मान लेना। और अगर आपको लगे मैं तो केवल भाषण दिया है, ये कुछ सच नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा, फिर मेरी बात को मत मानना। फैसला आपका, आपको खुद करना है। आपको अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य खुद तय करना है। और मुझे उम्मीद आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य का रास्ता तय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और चूंकि सुबह चिल्ड्रन होम में विजिट किया, उसके बाद बजट बन रहा है, सारे विभागों से बजट का वो मंगवाया कि क्या क्या हम नई स्कीम ला रहे हैं, वो सारा ऑफिसर्स को गाइडेंस दे के उसके बाद वहाँ से आया हूँ। इस वजह से मैं इतने बजे पहुँचा। अदरवाइज आपको पता है मैं तो टाइम का पंक्चुअल आदमी हूँ, और जो कहता हूँ जुबान का पक्का हूँ। मैं बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, विस्की, पान, तंबाकू, गुटखा कोई चीज कभी टच नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, गलत काम नहीं करता कोई। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन हमने गलत काम किया उस दिन हम रास्ते से भटक जाएंगे और अपने समाज का फिर कोई कल्याण नहीं कर पाएंगे। ईमानदार रह के ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर हम खुद बेईमान होंगे तो समाज की लड़ाई को लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। आपने इतना सम्मान दिया और मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय गाड़गे, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।